नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर 4 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो हमारी जो भी ज्योमेट्री है वो यूक्लिड ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, उसके एजम्पशन हम लोग यूज़ करते हैं और उसके एजम्पशन में 2 पार्ट में उसने डिवाइड किया है। एक होता है एक्सियम्स, एक होता है पोस्टुलेट्स। तो आज हम लोग वही देखेंगे, बेसिक सा जो चैप्टर 5th में है। ठीक है, चलिए। यूक्लिड्स का पोस्टुलेट 1 अगर देखें तो उसने बोला है स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। पोस्टुलेट 1 क्या कह रहा है? A straight line may be drawn from any one point to any other point। मतलब कि अगर देखें, जैसे अगर कोई एक पॉइंट ये है ए, ये एक पॉइंट कोई बी है, तो उसने ये नहीं बोला कि एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसने ये बोला एक लाइन तो कम से कम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक लाइन कोई ये होगी, ठीक है, एक लाइन कोई ये होगी, लेकिन उनमें से एक लाइन वो भी होगी जो ए से भी पास करेगी और बी से भी पास करेगी। ठीक है, और ये हमेशा ही ट्रू होगा, ये नेचर का लॉ है और ये एजम्पशन भी है। दूसरा पोस्टुलेट उसका बोलता है, अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, खाली समझा दूंगा। दूसरा पोस्टुलेट बोलता है अगर कोई लाइन है तो हम लोग उसको इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये एक लिए लाइन मानी, ये ए पॉइंट है, यहाँ कहीं है बी पॉइंट। अगर ये कोई लाइन है जो कि टर्मिनेटेड लाइन है ए और बी पर, इसको हम लोग इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा, ये बी ए को प्रोड्यूस करेंगे तो ये बी ए ऐसे जाएगा, और ए बी को प्रोड्यूस करेंगे तो ए बी इधर जाएगा। ये इनफाइनाइट तक जाता चला जाएगा। ठीक है, पोस्टुलेट 3 देखते हैं। पोस्टुलेट 3 बोलता है हमारा यूक्लिड का कि कोई भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है एक सेंटर से और उसकी रेडियस हमेशा आर रहेगी। मतलब कि अगर हम लोग इसमें सर्कल बनाएं, ये हमारा कोई पॉइंट है ओ, ओ पॉइंट को सेंटर मानते हुए सर्कल बनाया जाए। ये जो लेंथ है हमने ली है, ये है आर, ये मान लिया जाए आर है, और इस आर लेंथ का सर्कल बना दें हम लोग। तो इस सर्कल की रेडियस हर जगह आर ही रहेगी, ये भी आर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी आर रहेगा। जैसे ये मान लिया ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी
इक्वल टू आर। ठीक है, अब फोर्थ पॉस्टुलेट तो इजी है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉस्टुलेट देख लेते हैं, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉस्टुलेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक डेफिनेशन यूज़ हो रही है, तो आपसे एग्ज़ाम में डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन फिफ्थ पॉस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या उसने बोला है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब कि लेस देन है 180 डिग्री के, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन है हमारी। ठीक है, अब इनको कोई लाइन ऐसे कट कर रही है, ये हमारी लाइन है ए बी सी डी, और इसको एक ई एफ लाइन हमारी कट कर रही है। तो इसने बोला जैसे ये इंटीरियर एंगल बने हमारे, एक ये इंटीरियर एंगल बना, एक ये इंटीरियर एंगल बना। ठीक है, ये दो इंटीरियर एंगल हमारे बन गए। ठीक है, अब वो बोला जिनका सम 180 डिग्री से कम होगा, जिनका सम 180 डिग्री से कम होगा। जैसे देखने में लग रहा है ये 90 से छोटा है, ये 90 से छोटा है, तो मतलब यहाँ का सम 180 डिग्री से कम होगा। उस साइड की लाइन को अगर हम इनफाइनाइट तक मिला दें तो वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि इसको अगर हम बढ़ाएं और इसको हम लोग बढ़ाएं, तो ये दोनों लाइन यहाँ कहीं जाके मिल जाएंगी, और जिस साइड 180 डिग्री से कम होगा। अच्छा, लेकिन जिस साइड 180 डिग्री से ज़्यादा होगा वो नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए अगर माना जाए ये कोई 70 डिग्री का है, तो एक लाइन में 180 डिग्री होता है, ये हो जाएगा 110 डिग्री का। अगर माना जाए कि ये कहीं है 90 डिग्री के अराउंड, और 85 मान लेते हैं, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है और ये भी फिर 90 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 110 प्लस 90 हो जाता है कितना, 200 डिग्री इन दोनों का सम। और इन दोनों का सम कितना हुआ, ये हो जाएगा 160 डिग्री। अब उसने पोस्टुलेट ने बोला जिसमें 180 डिग्री से लेस है उस साइड के प्रोड्यूस को मिला, लाइन को प्रोड्यूस करें और मिलाएं तो वो जाके किसी पॉइंट पे मिलती हैं। ठीक है, ये तो हमारा पोस्टुलेट हो गया, लेकिन थोड़ा और समझें कि ये हुआ क्या। अब जैसे ये 200 डिग्री का है, हम लोगों को पता है कि एक ट्राइंगल जो होता है, अगर नहीं भी पता है तो अभी के लिए मान लेते हैं, अगर आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, इसके एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ट्रायंगल क्या होती है, तीन साइडें आपस में जाके जहाँ मिल जाएं। अब ये तो भैया एक्सपेंड होता जाएगा, यहाँ तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अब ये आगे जाके पास आता जाएगा, कहीं एक पॉइंट होगा कि मिल जाएगा, तो ये 180 डिग्री होता है, तो ये कुछ हो जाएगा 90 20, ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। ये एक ट्रायंगल बन गया। पोस्टुलेट भी सीख लिया हमने, ट्रायंगल भी सीख लिया। इसका प्रूफ अगर क्लास के सिलेबस में होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर 8th क्लास में पढ़ लिया होगा तो फिर तब भी बता ही दूंगा अगर पूछोगे तो। ठीक है, ये पोस्टुलेट इसके 5 हो गए, और उसने कुछ एक्सियम्स भी लिखे हुए हैं किताब में। ठीक है, उनको 1 बाय 1 अगर देखना हो तो देख भी सकते हैं। जैसे कि एक्सियम्स 1 बोलता है, इसका जो बुक में दिया है, एक्सियम तो बहुत हैं लेकिन जो बुक में दिए हैं वही मैं बोलता रहा हूँ। फर्स्ट एक्सियम बोलता है
थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि जैसे x इक्वल टू वाई है और x इक्वल टू जेड है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो हमेशा बेटा y इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक। सेकंड बोलता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल्स, ठीक है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रिमाइंडर आर इक्वल, ओके। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम 4 पे इन्होंने शायद एक एग्जाम्पल भी लिया है या फिर क्वेश्चन है, उसको उसमें ही समझ लेंगे। एग्जाम 4 जो बोल रहा है, ओके। एग्जाम 4 बोल रहा है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। फिफ्थ तो इजी है, द होल इज ग्रेटर देन दैट पार्ट, मतलब अगर होल पार्ट कुछ इतना है, इतना होल पार्ट है, तो उसका जो स्मॉल पार्ट होगा, जैसे एक स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमेशा ज़्यादा होगा एरिया ऑफ सर्कल से, ठीक है। थिंग विच आर डबल सेम इक्वल टू वन अनदर, ओके। हाफ, ओके। ओनली फिफ्थ हमको देखना है, वो क्वेश्चन की मदद से ही देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहला ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 1 बोलता है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी। कोई लाइन है हमारी, यहाँ कहीं पॉइंट है ए, यहाँ कहीं पॉइंट है सी, उसके कहीं भी बीच में कहीं पे भी एक बी पॉइंट लाई करता है, ठीक है। अब यही चीज़ है एक्सियम में भी बोली गई है। अब देखिए एक्सियम में क्या बोला गया है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब इसमें कोइंसाइड क्या कर रहा है, ए सी हमारा कोइंसाइड कर रहा है ए बी से एंड बी सी से, ठीक है। वहीं तो लाई कर रहा है, ए बी ऐसे थोड़ी है, तो हमारा हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। और इसमें एक चीज़ और लगती है कि हमेशा एज्यूम किया जाता है कि हमेशा एक यूनिक लाइन ही पास होगी दो पॉइंटों से, ठीक है। अगर कोई दो पॉइंट हैं, मान लीजिए ए और सी है, तो हमेशा एक ही लाइन पास होगी और कोई लाइन इससे पास ही नहीं होगी। अगर ए से जा रही है तो वो सी से नहीं जाएगी, और सी से जा रही है तो वो ए से नहीं जाएगी। अगर कोई लाइन गई है ए और सी से, तो मतलब वो ए सी पे कोइंसाइड कर रही है, वो इसी लाइन होगी, तो वो एक ही लाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा एजम्पशन पे बेस्ड है चैप्टर, समझ रहे हैं आप। मतलब ये तो नेचर ऑफ लॉ, आप लोग कहेंगे भाई ये तो दिख ही रहा है मेरे को, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्सियम 4 ऑफ यूक्लिड, ठीक है। फिर आपको वो पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम 4 सेज दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। जैसे कि माना, फिर से समझा देता हूँ, अगर मानना ये कोई लाइन है ए जेड मान ले, ठीक है, और ये कोई लाइन है बी जेड मान ले, तो
अगर हम लोग इसको पैरेलल, इसको घुमाए घुमाए, इसको लाए, उठाए 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 और ऐसे रख दें सच दैट बीजेड एजेड को पूरा छुपा ले, लेंथ ऑफ एजेड इक्वल टू बीजेड, बीजेड इक्वल टू हो जाए, ऐसा हो जाए, इसको हम लोग ऐसा करें कि ये हो जाए एजेड और यही इसी के अंदर एक लाइन हो बीजेड, ठीक है, तब हमारा ये हमेशा बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ बोली गई है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। प्रूव डेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ गिवन लाइन सेगमेंट। ओके, कोई लाइन सेगमेंट हमारी दे रखी है। अब इसमें हम लोगों ने कौन सा पोस्टुलेट पढ़ा था? पोस्टुलेट थर्ड था शायद वो, ठीक है। चलिए, जैसे कि हमारी कोई लाइन सेगमेंट है, 6 सेंटीमीटर की हमने कोई लाइन सेगमेंट ली है, 6 सेंटीमीटर ए बी है, ठीक। अब इसको प्रूफ करना है हमको। तो हम लोगों ने पोस्टुलेट थर्ड में देखा था, पोस्टुलेट थर्ड में हम लोग किसी भी पॉइंट से एक आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी आर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब 6 सेंटीमीटर आर रेडियस का ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। आर की लगाइए, सर्कल ड्रॉ करने के क्या ही होगा, ठीक। तो मतलब कि बी से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये सब पूरा 6 सेंटीमीटर है, ठीक। उसी तरह अब ए पॉइंट, ए को सेंटर मान के और ए बी को रेडियस मान के एक सर्कल यहाँ पे भी बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। अब दोनों 6 सेंटीमीटर है, पूरा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों ही सर्कल पे लाई करेगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो ए से सर्कल बनाया है उस पे भी लाई कर रहा है और जो बी से सर्कल बनाया है उस पे भी लाई कर रहा है। तो और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है, इसको फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर वो होता है जिसकी तीनों साइड हमेशा बराबर रहें। अगर तीनों साइड बराबर हो जाती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब इसमें ये माना हमने सी, ठीक। अब हमने देखा ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक। ए बी इक्वल टू ए सी इस सर्कल पे लाई कर रहा है ना, ए बी इक्वल टू ए सी है। और यहाँ से निकाला कि बी ए इक्वल टू बी सी है, बी ए इक्वल टू बी सी है। अब हमारा एक्सियम फर्स्ट शायद लग जाएगा। एक्सियम फर्स्ट हमने पढ़ा था कि x इक्वल टू वाई हो और x इक्वल टू जेड हो तो y इक्वल टू जेड हो जाता है। अब इसमें हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी और ये तीनों साइड बराबर, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल ख़त्म हो गए हैं। एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं, चलिए। अच्छा, जो यूक्लिड ने अपनी ज्योमेट्री में यूज़ किए हैं ये एक्सियम और पोस्टुलेट बहुत सारे हैं, लेकिन जो किताब में दिए गए हैं उसी पे बेस्ड वो सवाल पूछ सकते हैं आपके स्कूल वाले, और उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते, ठीक है। अब जैसे एक्सरसाइज 5.1 देखें। पहला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओनली वन लाइन कैन पास टू द सिंगल पॉइंट। फर्स्ट का फर्स्ट देखें, एक कोई सिंगल पॉइंट लिया ए, बोल रहा है कि सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है उससे।
अब भैया ये यूक्लिड में दिया है कि नहीं दिया है मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं 2 तो मैंने ही बना दी, अभी हमने 3 बना दी, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं, अगर आपको यूक्लिड की कोई भी ऐसी पोस्टुलेट और एक्सियम याद नहीं आ रहा है तो आप लिख लीजिए एज शोन इन फिगर infinitely many line can pass through a point। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। देर आर मैनी इनफाइनाइट लाइन विच पास थ्रू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये तो मैंने बताया ही था, ठीक है, ये चीज़ तो मैंने बताई थी, ये नहीं बताऊंगा मैं। टर्मिनेट लाइन कैन ओके। थर्ड पॉइंट भी ये शायद मैंने पोस्टुलेट में पढ़ा है, पोस्टुलेट नंबर 2 पे, कि इनफाइनाइटली मैनी मतलब एक लाइन को आगे तक बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड भी पढ़ाया है। इफ़ 2 सर्कल आर इक्वल देन बोथ रेडियाई आर इक्वल। ओके ओके, अब देखिए थर्ड देख लेते हैं। ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर है O और इसकी रेडियस है R, ठीक है। अगर हम लोग इसी इक्वल एरिया का एक और सर्कल बना दें, ठीक है, इसका सेंटर हमने माना है X, तो क्या बोल रहा है, क्या इनकी रेडियाई इक्वल होगी? अब हम इसको इमेजिन करें, ये X वाले सेंटर के सर्कल को इमेजिन करें, इसको उठा के लाएं और धीरे 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 इसके ऊपर रख दें, तो ये पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। इमेजिन करिए X रेडियस का ये X सेंटर वाला जो सर्कल है, इसको धीरे धीरे उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे 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 और ऐसे रख देंगे। दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर जाएंगे और दोनों की जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं जो आउटर ये जो लाइन है, ये इसी के सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो मतलब कि एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब एरिया इक्वल हो जाएगा तो ये लेंथ भी R हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा इमेजिनेशन का पार्ट है इसमें, और फिर उसी को आपको अपने आंसर में लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, ठीक है। इसमें तो पोस्टुलेट वाला यूज़ हो रहा है ना, x इक्वल टू वाई ए वाई इक्वल टू जेड, फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट एक्सियम माफ़ कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक्सरसाइज का। ये इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो आप खुद से बना ही लेंगे। क्वेश्चन 2 बोलता है इनकी डेफिनेशन लिखो, और ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले थर्ड देखेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट होती है कोई एक लाइन, ठीक है। इसमें मान लिया एक लाइन है AB, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लाइन AB, ठीक है। ये एक हमारी लाइन सेगमेंट हो गई। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन होती हैं इसी के पैरेलल एक लाइन, मतलब कि वो लाइन जो इससे कभी भी जाके मिलेगी नहीं, आप उसको कितना भी प्रोड्यूस कर दो,
ये माना हमने सी डी है, ये सी है, ये डी है। इस लाइन को कितना भी आगे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दो, ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। इसकी डेफिनेशन होती है, ये माना जाता है कि ये इनफाइनाइट में कहीं जाके मिल रही है। मतलब कि जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से कहीं 2000-3000 किलोमीटर दूर चले जाएं, वहाँ जाके मिल रही है। अब कोई कहेगा कि भैया वहाँ पे भी नहीं मिल रही हैं, तो आप यहाँ से 2000-3000 किलोमीटर जाइए, वहाँ पे भी अगर नहीं मिल रही हैं तो वहाँ पे जाके बोल दीजिएगा ये आगे 2000-3000 किलोमीटर पे जाके मिल रही हैं। ठीक है, मतलब ये लाइन कभी नहीं मिलती हैं आपस में। इनको बोला जाता है पैरेलल लाइन। द लाइन which do not intersect with each other after producing to infinite, they are parallel lines। ओके, अब बोलता है कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। रेडियस ऑफ ए सर्कल तो आपको पता ही है कि एक सर्कल होता है, सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। चलिए वो भी देख लेंगे। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जैसे कि हमारी ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको नीचे ही बना ले। ए बी हमारी लाइन सेगमेंट है, यहाँ कोई पॉइंट है सी, ठीक है, इससे बहुत सारी लाइन पास कर रही हैं। एक लाइन इसमें से ऐसी पास होगी जो इस लाइन सेगमेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन टू ए बी। ये वाली लाइन को परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, ये वाली लाइन को परपेंडिकुलर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन इस लाइन को हम लोग ए बी के परपेंडिकुलर बोलेंगे और वो हमेशा उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसी तरह से वो क्या होता है, जो रेडियस ऑफ ए सर्कल बता देंगे। स्क्वायर क्या होता है पहले वो जान लीजिए। मान लीजिए ये कोई डिब्बा है, ये कोई डिब्बा है, ठीक है, ये हमारा 2D प्लेन पे है। अभी हम लोग 2D ही प्लेन तक आए हैं, कोई ये ना कह दे 3D प्लेन अगर कुछ कोई बोल दे। ये हमारे कार्टेशियन प्लेन में एक ये डिब्बा है, इसको हम लोग स्क्वायर तब बोलेंगे, ए बी सी डी, इसको हम लोग स्क्वायर तब बोलेंगे जब सारे एंगल बराबर हो और 90 डिग्री हो। 90 डिग्री को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर ये तब होगा जब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये सारी साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी और सारे एंगल आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के बराबर होंगे, तब ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी होगी तो एक क्वाड्रिलेटर, ये ट्राइंगल होता है 3 साइड का, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड का। ए क्वाड्रिलेटर हुज इंटीरियर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल and equal to 90 degree and which sides are also equal, okay, that is called a square। चलिए अब रेडियस ऑफ ए सर्कल को क्या बोलेंगे। जैसे कि हमने ये एक ओ लिया पॉइंट, यहाँ कहीं हमने ए पॉइंट माना, ठीक। अब सेंटर से ए तक की दूरी नापेंगे और एक सर्कल बना देंगे। तो जो हमारा ओ ए होगा वही हमारा आर होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन भी डेफिनेशन पे बेस्ड है, ये आप कर लीजिएगा।
फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये कोई लाइन है हमारी, ये ए है, ये बी है, यहाँ कहीं सी पॉइंट उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। और क्या दे रखा है हमारा ए सी इज इक्वल टू, ठीक है। इस केस में दिया क्या क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी दिया गया है, ये हमारा गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक, अगर हम लोग ये इक्वेशन को देखें, ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ये तो दी ही गई है। दोनों साइड ए सी अगर जोड़ दे, ए सी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए सी, अगर बी सी में ए सी जोड़ दोगे तो बी सी है, बी सी में ए सी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ ए सी। ये पोस्टुलेट था एक हमारा, पोस्टुलेट 1 है शायद। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन इक्वल रिमाइंडर बिकम इक्वल। ओके, जो भी पोस्टुलेट है वो आप यहाँ पे नंबर लिख दीजिएगा। ए सी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये 2 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बचे हैं 3 सवाल, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा गिवन है ए सी इक्वल टू, ये लाइन इक्वल टू होगी ये लाइन बी डी, ये हमारा गिवन है। टू प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, इसको हमें प्रूव करना है। आप ये देखिए ए सी के लाइन में बीच में क्या लाई कर रहा है, बी है, बीच में या कहीं भी लाइन करे, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस बी लाइज इन ए सी, तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ए सी को लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी। उसी तरह बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब हम लोग बी सी से बी सी काट देंगे तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलिए भाई 7th बोलता है कि एक्सियम 5 जो था हमारा, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बोलते हैं, और 5th एक्सियम हमने पढ़ा था कि द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे कि हमारा कोई पहाड़ है, ठीक है, ये होल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल, ये पहाड़ है हमारा। उस पहाड़ में कुछ पत्थर रखे हुए हैं, ये भी तो होल में आ गया। तो पत्थर जो है, जो हमारा स्टोन है, जो होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन स्टोन, नहीं, ये हमारा पहाड़ है, माउंटेन है, इसको हम लोग होल कहेंगे। ये हमारे स्टोन है, ये हमारे पार्ट है। तो क्या हम बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी डेफिनेशन के ये बता भी तो सकते हैं कि इसमें हमारी जो माउंटेन है वो हमेशा बड़ी होगी स्टोन से? ये हर चीज़ में वैलिड होगा। आपका घर आपकी ईंटों से बड़ा होगा, आपका घर आपके किसी कमरे से बड़ा होगा, आपका घर आपके बाथरूम से बड़ा होगा,
आपका कमरा आपका बेडरूम आपके बेड से बड़ा होगा। भैया होल क्या है, होल हमेशा बड़ा होता है, तो होल हमेशा बड़ा है पार्ट के, और इसीलिए वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और इसीलिए इस चीज़ को यूनिवर्सल ट्रुथ बोला गया है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले वाले चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो बेसिक था, इसमें कुछ जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसका कुछ प्रूफ नहीं कर सकता। देखो भाई, जो लॉ होता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता, और जिसका प्रूफ होता है वो लॉ नहीं होता। ठीक है, आगे की क्लासों में आप लोग बहुत ऐसे ऐसे लॉ पढ़ेंगे कि उनका कोई प्रूफ ही नहीं है, वो लॉ हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। ज्योमेट्री का मेन पार्ट आगे से शुरू होगा, 2D ज्योमेट्री, फिर 3D ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। 3D ज्योमेट्री में वॉल्यूम वगैरह सब आएगा, फॉर्मूले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3D ज्योमेट्री में। आप लोग, मैं देख रहा हूँ कुछ कमेंट आते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि क्या चीज़ मैं एक्स्ट्रा करूं तो आप लोग को उसमें अच्छा लगे, समझ में आए और चीज़। ठीक है, या आप लोग NCERT से ही खुश हैं, आपको दूसरी RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा कुछ भी जो भी बुक आती हैं CBSE सिलेबस में, मैं वो कवर करूं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।